पुराने बंद पड़े मकानों में अक्सर भूत प्रेत अपना डेरा डाल ही लेते हैं और फिर जो परिवार वहां रहने आए उसको काफी तंग करते हैं और कभी कभी तो ऐसे परिवारों की जान पर भी बनाती है। मगर सच तो यह है कि हवन, गृह शांति और अनुष्ठान कराने से ये भूत प्रेत भाग भी जाते हैं। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ भूत प्रेत आत्माएं इतनी जिद्दी और ताकतवर होती हैं जिनका हवन और गृह शांति से बाल भी बांका नहीं होता और वो जिसको चाहें जब चाहें अपना शिकार बना लेती हैं और अंत में उस परिवार को वह घर इन भूतों के हवाले करके वहां से निकलना ही पड़ता है। यह वाकया सन 2016 का है जो राजधानी दिल्ली का है। ऐसे ही एक कई दिनों से खाली पड़े फ्लैट में 4 लोगों का एक परिवार रहने आ गया। उस परिवार में पति पत्नी, उनकी एक बेटी और पति का छोटा भाई था। पति का नाम वीरेंद्र, पत्नी का नाम रमा, बच्ची का नाम आभा और पति के छोटे भाई का नाम हरिंद्र था। परिवार ने घर में आते ही सबसे पहले एक हवन कराया जिससे उस जगह से नकारात्मकता हट जाए और घर शुद्ध हो सके। दोनों भाई एक दुकान चलाते थे और सुबह घर से निकलकर रात को ही घर लौटते थे। उनके पीछे बच्ची भी स्कूल चली जाती थी और पत्नी को अकेले ही उस फ्लैट में रहना पड़ता था। एक दिन पत्नी रमा रसोई में खाना बना रही थी तो उसको बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगीं। वो गैस बंद करके बाथरूम में गई तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और आवाजें फिर भी आए जा रही थीं। अब रमा को थोड़ा डर लगने लगा तो उसने बराबर वाले फ्लैट से जाकर पड़ोस की आंटी को बुलाया। तब तक आवाजें आना बंद हो चुकी थीं। आंटी ने आकर बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो आसानी से खुल गया। फिर आंटी ने रमा को समझाया कि डरने की बात नहीं है, बारिश के मौसम में दरवाजा अकड़कर जाम हो जाता है और वो आवाज कहीं और से आ रही होगी। तू डर मत और अपना काम कर ले। यह कहकर आंटी अपने फ्लैट में चली गई और रमा अपने काम में लग गई। अगली शाम आभा अकेली कमरे में खेल रही थी और रमा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। तभी रमा को आभा के चीखने की आवाज आई और रमा जैसे ही कमरे में आई तो उसने आभा को आधा पलंग के नीचे और आधा बाहर देखा। आभा चीखे जा रही थी और अपने दोनों हाथ रमा की तरफ बढ़ा के खुद को बाहर खींचने के लिए कह रही थी। रमा को पता नहीं क्या हो गया था। वो चाहकर भी आभा की मदद नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो वहीं कमरे के दरवाजे पर जम गई है। मगर कुछ देर बाद वो होश में आई और आभा को पकड़कर जोर से खींचा और बाहर निकाला। बाद में पूछने पर आभा ने बताया कि मम्मी, मैं कमरे की जमीन पर बैठकर खेल रही थी। फिर अचानक किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़कर पलंग के नीचे खींच लिया और मैं बहुत डर गई। रमा ने ये बात और अपनी बाथरूम वाली बात दोनों भाइयों को दुकान से आने के बाद बताई। उनको भी लगा कि इतनी बड़ी बात हुई है, यहां कुछ तो गलत है जो बार बार हमारे परिवार को तंग कर रहा है। फिर तीनों ने मिलकर छुट्टी वाले दिन किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाकर इस मुसीबत को हटाने का फैसला कर लिया। मगर अभी उन भाइयों की छुट्टी आने में 2 दिन बाकी थे। एक दिन बाद जब छोटा भाई हरिंद्र सुबह उठकर बाथरूम में नहा रहा था तभी उसके पीछे आकर एक बड़ी सी परछाई खड़ी हो गई। उसको एहसास हुआ तो उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मगर जब फिर से सामने देखा तो वो परछाई फिर से उसके पीछे खड़ी थी। हरिंद्र ने नहाना छोड़कर भाई को आवाज दी और बाथरूम से बाहर आ गया। फिर सारी बात अपने भैया और भाभी को बता डाली। तीनों बहुत डर गए और रमा ने कहा, मैं भी अकेले अब यहां नहीं रहूंगी जब तक यहां सब ठीक नहीं होता। दोनों भाइयों के दुकान और बेटी के स्कूल जाने के बाद रमा पास ही में अपनी सहेली के घर चली गई और आभा के आने के बाद ही घर में वापस आई। रात को पूरा परिवार खाने के बाद बातें करने लगा कि कल हम एक मौलवी को लेकर आएंगे जो पास ही की दरगाह में बैठते हैं और फिर यहां जो भी अलाबला है उसको निकालकर बाहर कर देंगे। थोड़ी देर बाद रमा चाय बनाने चली गई। वीरेंद्र सब्जी काटने लगा
और हरिंद्र बाथरूम में हाथ धोने चला गया। थोड़ी देर में हरिंद्र ने हाथ धोते हुए पीछे किसी को खड़ा महसूस किया। उसने शीशे में से ही देखा कि एक बहुत बूढ़ा और खूंखार आदमी गंदे कपड़े पहने और चेहरे पर चिड़चिड़ापन लिए उसको डरावनी नजर से घूर रहा है। हरिंद्र ने मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसके एकदम करीब ही था और उसकी तरफ जैसे ही बढ़ा तो हरिंद्र की चीख पूरे फ्लैट में गूंज गई। वो जैसे तैसे करके बाहर आया तो देखा उसकी भाभी भी डर से चिल्ला रही है क्योंकि उसके चाय वाले बर्तन में आग लग गई है, जबकि अभी तक उसने गैस जलाई तक नहीं थी। दोनों वीरेंद्र की तरफ भागे तो वीरेंद्र अपने होश में नहीं था। वो सब्जी काटने वाले चाकू से पूरे सोफे को फाड़े जा रहा था और एक पागलपन उस पर सवार था। आभा डर के मारे पलंग पर कोने में दुपक गई थी। हरिंद्र ने हिम्मत जुटाई और भाई को पकड़कर कसकर उसके पूरे शरीर को हिलाया, जिससे वीरेंद्र कुछ होश में आया। रमा ने हरिंद्र से कहा कि अभी यहां से निकल जाते हैं, तुम आभा को गोदी में लेकर आओ, मैं वीरेंद्र को लेकर बाहर चलती हूं। हरिंद्र ने आभा को गोदी में लिया। रमा और वीरेंद्र भी उठ गए, मगर किसी ने बेडरूम जिसमें ये चारों लोग थे उसका दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अब चारों की चीखें निकले जा रही थीं। साथ में वो दरवाजा खोलने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर दरवाजा मानो जाम हो गया हो, जैसे मानो किसी ने वेल्डिंग करके बंद किया हो। कुछ देर ये सब चलने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो शैतान जैसा दिख रहा था वहां आ गया और गुस्से में पूरे परिवार को गाली देने लगा। साथ में कहने लगा कि एक तो तुम मेरे घर में आकर रहने लगे, फिर मुझे ही बाहर निकालने की बात मेरे सामने कर रहे हो। वो मौलवी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिसको तुम कल बुलाने वाले हो। जाओ उस मौलवी को बुला लाओ। बेडरूम का सामान अपने आप ही आगे पीछे हो रहा था। कमरे में रोशनी एकदम कम हो गई थी और ऐसा लग रहा था आज यहां कोई अनहोनी जरूर होकर रहेगी। पूरा परिवार अपने ईश्वर से उन्हें बचाने की प्रार्थना लगातार किए जा रहा था। फिर शायद उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और वो बूढ़ा शैतान दीवार में गायब हो गया। वीरेंद्र का परिवार उसी रात अपना सारा सामान छोड़कर बिना किसी को बताए वहां से अपने रिश्तेदार के यहां चला गया और आज तक न तो वो परिवार अपना सामान लेने आया और न ही मकान मालिक को दी अपनी सिक्योरिटी वाली रकम ही लेने वहां आया। आज तक पता नहीं वो परिवार कहां है। इसके कुछ सालों बाद एक परिवार हिमाचल से आकर किराए पर घर ढूंढते हुए इस फ्लैट के मकान मालिक से मिलता है तो मकान मालिक तुरंत उनको चाबी देकर फ्लैट वाली बिल्डिंग के नीचे यह कहकर छोड़ देता है कि आप लोग आराम से फ्लैट देखकर मुझे मेरे घर पर मिल लेना, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूं। और इतना कहकर जल्दी से मकान मालिक वहां से निकल जाता है। उस परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे थे। पति पत्नी जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बेडरूम में टेबल पर सड़ी हुई कच्ची आलू गोभी की सब्जी पड़ी है। रसोई में सारे बर्तन ऐसे ही फैले पड़े हैं। घर में कपड़े, कुर्सी, सोफा, बेड और यहां तक कि चप्पल जूते भी जैसे के तैसे पड़े थे। ये देखकर पति, जिसका नाम राजकुमार, और पत्नी, जिसका नाम नंदा था, वो दोनों घबरा गए। तो अब उनको इस फ्लैट की ऐसी स्थिति पर शक होने लगा और यही कारण उनको मकान मालिक के अंदर न आने का भी लगा। फिर बाहर आकर उन्होंने पड़ोस में जानकारी निकाली तो उस परिवार का पता चला जो रातों रात ये फ्लैट खाली करके बिना कुछ भी सामान निकाले वहां से भाग गया था और इतने महीनों बाद भी आज तक नहीं लौटा। राजकुमार और नंदा का परिवार आर्थिक तंगी से तो जूझ ही रहा था। फिर कोई और फ्लैट इतने कम किराए में मिल भी नहीं रहा था और राजकुमार थोड़ा ओझा वाले काम जानता भी था, तो इसलिए उसने इस फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया। मगर पहले राजकुमार अपने कुछ ओझा का काम जानने वाले साथियों के साथ फ्लैट में जाकर एक पूजा कराया, जिससे उसको अब यह फ्लैट अपने बच्चों और पत्नी के लिए सुरक्षित लगने लगा। अपना सारा सामान लेकर राजकुमार और नंदा बच्चों सहित एक सुबह इस फ्लैट में आ गए और सामान जो वो साथ लाए थे उसको निकालकर अपनी जगह रखने लगे। बच्चों को भी यह फ्लैट पसंद आ गया था।
परिवार का पूरा दिन खुशी और शांति से गुजर जाता है, मगर रात होते होते छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। उसको एक के बाद एक उल्टियां होती चली जा रही थीं। घर में देसी नुस्खे करने के बाद जब छोटे बेटे सौरभ को बिल्कुल आराम नहीं लगा, तो राजकुमार छोटे बेटे को लेकर अस्पताल चला गया और नंदा बड़े बेटे गौरव के साथ फ्लैट में ही रुक गई। रात ज्यादा होने पर राजकुमार ने नंदा को अस्पताल से फोन करके कहा कि सौरभ का अब भी बुखार कम हुआ है, मगर सुबह तक अस्पताल में ही रखना पड़ेगा, इसलिए मैं और सौरभ सुबह घर आ जाएंगे। नंदा ने फोन रखा और गौरव के साथ खाना खाकर बेडरूम में सोने चली गई। कुछ देर बाद दोनों को नींद आ गई। कुछ देर बाद रसोई में बर्तन गिरने का शोर आने लगा और वो शोर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे नंदा की नींद खुली तो उसको लगा कोई बिल्ली दूध पीने के लिए रसोई में घुसकर बर्तन गिरा रही है। इसीलिए नंदा एक छोटा सा डंडा लेकर रसोई में घुसी तो देखा कि सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं, मगर वहां कोई नहीं है। नंदा ने रसोई में आकर हर तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर जैसे ही रसोई के ऊपर छत पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। एक बूढ़ा व्यक्ति खून से सने डरावाने चेहरे वाला शैतान उसको छत से चिपक कर घूर रहा था। नंदा रसोई से बाहर दरवाजे की तरफ भागी तो बड़ा बेटा गौरव बुरी तरह डर कर चिल्लाने लगा और बेड से गिर गया। नंदा बेडरूम में आई और बेटे को उठाकर फ्लैट से बाहर निकल गई। फिर नंदा ने राजकुमार को फोन किया और अभी घर आने को कहा, मगर राजकुमार सौरभ को अकेला छोड़कर नहीं आया और उसने नंदा को फ्लैट में जाने को कहा और सभी लाइट्स जलाकर जागने को कहा और ये भी कहा कि मैं सुबह जल्दी सौरभ की अस्पताल से छुट्टी कराकर आ जाऊंगा। नंदा इतनी रात में कहां जाती? उसको फ्लैट में पड़े अपने सामान की भी चिंता थी, तो वो डरते हुए और भगवान का नाम लेते हुए फ्लैट में आ गई, जहां दरवाजे ऐसे ही खुले पड़े थे जैसे वो छोड़ गई थी। उसने अंदर आकर दरवाजे बंद किए और बेटे को लेकर पहले घर की सभी लाइट जलाई, फिर बाहर वाले कमरे में सोफे पर बैठ गई। बेटा सोफे पर सो गया, मगर नंदा जागती रही। कुछ देर बाद बाथरूम में से किसी के नहाने की आवाजें आती रहीं, मगर नंदा की इतनी हिम्मत नहीं हुई जिससे वो बाथरूम में जाकर देखे कि ये आवाजें कैसी हैं। कुछ देर बाद रसोई से बर्तन जमीन पर गिरने की आवाजें आने लगीं और ये सब यहां नहीं रुका। रसोई से बर्तन अब बाहर आकर गिरने लगे। जहां नंदा का बेटा सोया था उसके पास बर्तन आकर जब गिरने लगे तो नंदा ने बेटे को गोदी में लेकर अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही वहां शांति छा गई। जैसे तैसे नंदा ने वो रात काट ली। सुबह राजकुमार भी दूसरे बेटे को लेकर अस्पताल से आ गया और नंदा ने पिछली रात का खौफनाक अनुभव राजकुमार को बताया, तो उसको भी ये सुनकर अब अपने परिवार की चिंता होने लगी और नंदा राजकुमार दोनों ने मिलकर अभी के लिए इस घर से जाने का फैसला किया। पूरा परिवार अब घर से 20 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर था। मगर राजकुमार ने कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और मैं अपने गुरुजी, जो तंत्र साधना के माहिर हैं, उनकी सहायता लूंगा। और राजकुमार ने ऐसा ही किया। अपने गुरुजी के पास जाकर भारी मन से सारी दुविधा बता डाली। गुरुजी को भी लगने लगा कि मामला तो गंभीर है। फिर गुरुजी बोले कि मैं एक चेले के साथ जाकर यहां रहना चाहता हूं और उस जिद्दी भूत को वहां से भगाना चाहता हूं। राजकुमार ने बोला कि गुरुजी, मैं आपके वहां रहने की व्यवस्था कर देता हूं, मगर मैं आपके साथ वहां नहीं रुकूंगा। आपको किसी और चेले को साथ लेना होगा। इस बात पर गुरुजी मुस्कुरा दिए और हां बोलकर राजकुमार को रात को वहां लेकर चलने को कहा। रात शुरू होते ही लगभग 9 बजे राजकुमार गुरुजी और उनके एक चेले नौरंग को फ्लैट पर ले आया और गुरुजी के द्वारा मंगाई कुछ सामग्री देकर वहां से चला गया। अब गुरुजी ने नौरंग के साथ मिलकर पहले तो अग्नि जलाकर एक पूजा की, फिर उसकी भभूति पूरे घर में बिखेर दी और उस जिद्दी भूत की आत्मा से कहा कि तू इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे इसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। फिर नौरंग के साथ साथ मिलकर
गुरुजी ने पूरे घर का मुआयना किया तो उनको लगा कि आत्मा अब यहां नहीं है और अब यह घर जिद्दी भूत की आत्मा से मुक्त है। फिर नौरंग की नजर फ्लैट के सबसे बाहर वाले जाली के दरवाजे से बाहर सीढ़ियों पर पड़ी तो उसने देखा कि एक 80 साल का डरावनी शक्ल और बहुत ही छोटे कद का बूढ़ा मैले फटे हुए कपड़ों में अपना सर पीट रहा है और कह रहा है कि मेरा घर मुझसे छीन गया। नौरंग ने गुरुजी को जल्दी से बाहर देखने को कहा, जिससे गुरुजी ने भी उस बूढ़े यानी भूत को घर से बाहर देख लिया और खुश हुए कि काम पूरा हुआ। अब रात काफी हो गई थी। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। दोनों इसी फ्लैट में सो गए। काफी थके होने की वजह से दोनों को नींद जल्दी ही आ गई। लगभग 1 घंटे बाद गुरुजी को अपने दबने का एहसास हुआ, जिससे वो जूझ ही रहे थे कि उनकी नजर बाहर वाले जाली के दरवाजे पर पड़ी तो वो छोटे कद का खतरनाक बूढ़ा जोर जोर से अपने दोनों हाथों से पकड़कर दरवाजा हिला रहा था। इधर गुरुजी को अपना दम घुटने जैसा लगने लगा। पलक झपकते ही अब वो जिद्दी भूत गुरुजी के पास ही खड़ा था और मुस्कुरा रहा था और बोले जा रहा था कि मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। हर बार मैं ही सबको अपने घर से निकालता हूं। गुरुजी को जब स्थिति नियंत्रण से बाहर लगने लगी तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर मंत्र जाप शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में गुरुजी उठकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। आसपास देखा तो कहीं भी वो बूढ़ा भूत नहीं दिख रहा था, मगर गुरुजी एक बात से चौंक गए कि नौरंग भी उस कमरे से गायब था। तो गुरुजी नौरंग को आवाज देते हुए हर जगह देखने लगे। फिर वो जैसे ही बाथरूम में गए तो देखा कि नौरंग के कपड़े पूरे खून में सने थे और वो खून की उल्टियां किए जा रहा था। गुरुजी ने जल्दी से पानी को मंत्र से प्रहकर नौरंग को पिलाया और उसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया, जिससे नौरंग को कुछ होश आया। गुरुजी ने नौरंग को जल्दी से खुद को संभालने को कहा और कहा कि नौरंग, अब वो बूढ़ा भूत अपनी पूरी ताकत से हम पर वार कर रहा है। इसी वजह से हम दोनों का यह हाल हो गया है। हमें गलत फहमी हो गई थी कि वो इस फ्लैट को छोड़ चुका है, मगर यह उसकी चाल थी जिससे हम बेफिक्र हो जाएं और उसको अपना वार करने का मौका मिल जाए। और ऐसा ही हुआ भी। अब वो हमें यहां से जिंदा नहीं जाने देगा। अब या तो हम उससे टक्कर लें या फिर जान देने को तैयार हो जाएं। नौरंग भी अपने गुरुजी से इतनी बड़ी बात सुनकर सतर्क हो गया और बोला कि गुरुजी, चलो आप करो, जो करना है मैं आपके साथ हूं। आज या तो हमारी साधना हमें बचा लेगी या फिर इस जिद्दी भूत का इस मकान पर हमेशा के लिए कब्जा हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि अब इस ताकतवर बूढ़े भूत की आत्मा से हमें हमारे देव ही बचा सकते हैं। इस पर नौरंग बोला कि मगर गुरुजी, उन देव को तो बलि या खून देकर ही बुलाया जाता है। इतनी रात को कहां से कोई जीव की हम बलि देंगे? गुरुजी ने नौरंग को जल्दी से आग जलाने को कहा और खुद रसोई में जाकर चाकू ले आए और अपना हाथ काटकर खून को देव का नाम लेकर उस आग में डाल दिया और अपने देव से उस खतरनाक बूढ़े की आत्मा को इसी अग्नि में भस्म करने की प्रार्थना करने लगे। अग्नि के पास ही नौरंग और गुरुजी दोनों हाथ जोड़कर बैठे थे कि उनको किसी के रोने की आवाज आने लगी। उन्होंने ध्यान से देखा तो अग्नि के पास ही वो बूढ़े की आत्मा खुद को भस्म होने से बचाने के लिए गुरुजी की तरफ जमीन पर सर पटकते हुए कह रही थी कि मुझे मत खत्म करो, मैं इस घर को छोड़ रहा हूं, मुझे जाने दो। मगर गुरुजी ने उसको बिल्कुल नहीं बख्शा और उस आत्मा को गुरुजी ने अपने देव की मदद से भस्म कर दिया। नंदा राजकुमार का परिवार इसी फ्लैट में लौट आया और अब बेखौफ होकर आज तक वहीं रह रहा है। कभी कोई ऐसी दिक्कत उस परिवार को तब से आज तक नहीं आई।